नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के 100 प्रश्न देख चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल केवल किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। किस प्रकार की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नग्न रूप में यानी कि वृत्ताकार रूप में। विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है यूकैरियोट कोशिकाएं। पादप, जंतु और कवक किस प्रकार की कोशिकाएं प्रदर्शित करते हैं? तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रदर्शित करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का होता है? 70 इस प्रकार का होता है। और जब यूकैरियोटिक में पूछे तो 80 इस प्रकार का होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का स्थान कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का स्थान मेसोसोम में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का मुख्य स्थल कौन सा होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन पाया जाता है या नहीं? तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें आभासी रूप से पूर्ण संयोजन होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन माइटोसिस यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? तो ये स्थित होता है न्यूक्लियोइड्स क्षेत्र में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? तो केंद्रक के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार यानी कि व्यास समानतः कितना होता है? तो इसका आकार होता है 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार समानतः कितना होता है? तो इसका आकार जो होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार की कोशिका के गुणसूत्रों में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। किस प्रकार की कोशिका में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्लैजेला किस प्रोटीन से बना होता है? तो ये बना होता है फ्लैजिलिन से। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धपरागमय या चयनात्मक परागमय होती है। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1838 और 39 ईस्वी में। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना। पादप कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति और सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति पूर्णगमय होती है। कोशिका भित्ति किस कोशिकांग की अनुपस्थिति का कारण बनती है? लाइसोसोम की अनुपस्थिति का। कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिपिड अणु कौन से हैं? तो ये हो जाएगा फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो प्रोटीन के मुख्य कार्य हैं परिवहन और संकेतन करना। कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के बंधन क्या हैं जो सेल्यूलोज को शक्ति देती है? तो यह है हाइड्रोजन और सहसंयोजन बंधन। कोशिका झिल्ली में कोशिका के अंदर बड़े कणों के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एंडोसाइटोसिस। कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मा झिल्ली की मरम्मत और विकास में कौन सी कोशिकांग सहायता करती है? तो ये करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका पर किस प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है? परासरण द्वारा फटना, इस प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोशिका झिल्ली पर पाए जाने वाले वे विशिष्ट प्रोटीन क्या कहलाते हैं जो हार्मोन को पहचानते हैं? तो ये कहलाते हैं रिसेप्टर्स। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? इसका खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। कोशिका झिल्ली का चयनात्मक परागमयता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है केवल कुछ पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य का खोज फेलिक्स डुजार्डे ने 1835 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा था। कोशिका में होने वाली अधिकांश उपापचयी क्रियाएं कहाँ होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। वर्तमान नाम जीव द्रव्य किसने दिया था? तो ये दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले घने द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रोमेटिन जालिका। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर क्या बनती है? तो ये बनती है क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो ये दिया गया था बर्डेयर के द्वारा। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के। अनुवांशिकी की इकाई किसे कहा जाता है? जीन को। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 155। केंद्रक के अंदर मौजूद गोलाकार झिल्ली रहित संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है केंद्रिका। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का संश्लेषण करना। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? केंद्रक छिद्र के माध्यम से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड को स्थानांतरित करता है? तो ये करता है स्मॉल टीआरएनए। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा के रूप में भंडारण किस रूप में होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन या स्टार्च के रूप में। केंद्रक के बाहरी झिल्ली से जुड़ा हुआ कौन सा कोशिकांग है? तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक में कौन सा आरएनए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? स्मॉल आरएनए। एक परिपक्व लाल रक्त कोशिका आरसीबी में केंद्रक मौजूद होता है या नहीं? तो इसमें नहीं मौजूद होता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्ट बोन कोलिकर ने 1857 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? कार्ल बेंडा ने 1898 ईस्वी में। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? तो इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली के बलन को क्या कहते हैं? इसको क्रिस्टी कहा जाता है। एटीपी निर्माण की प्रक्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कोशिकीय श्वसन। कौन सा कोशिकांग अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम रखता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। कोशिकीय श्वसन का कौन सा चरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है? क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अंतःसजीवी सिद्धांत को। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट शब्द किसने दिया था? तो ये दिया गया था सिम्पर के द्वारा। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, यानी कि हरित लवक को। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है ग्रेना और स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक का नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोफिल। हरित लवक में झिल्लियों की थैली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है थाइलाकोइड्स। क्लोरोप्लास्ट के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। वर्णक हरित और रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का भंडारण करना। टमाटर का लाल रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। अंतःद्रव्य जलिका की खोज किसने की थी? इसका खोज कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट एस फुलम ने 1945 ईस्वी में किया था।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खुदरी अंतर्द्रव्य जलिका। RER का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम से जुड़ा नहीं होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि SER। समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लिपिड संश्लेषण और विसरण करना। कोशिका के कंकाल के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल किस कोशिकांग को कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलाडे ने 1955 ईस्वी में। राइबोसोम किन दो घटकों से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है स्मॉल RNA और प्रोटीन से। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की दो उप इकाइयां कौन सी हैं? तो ये है 50S और 30S। गोल्गी उपकरण की खोज किसने की थी? एमिली गोल्गी ने 1898 ईस्वी में। गोल्गी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है पैकिंग, संशोधन और स्राव करना। गोल्गी उपकरण की चपटी थैलीनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? सिस्टर्नी कहलाती हैं। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? क्रिश्चियन डी डुबे ने 1955 ईस्वी में। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर पाचन करना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।